हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है बढ़िया कर रहे होंगे। वैकेंसियाँ भी हैं सामने, अभी प्री की भी चर्चाएँ चल रही है। एसआई तो आ ही गया वापस, तो अभी एसआई पे भी ध्यान रख रहे होंगे और इधर भी। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन कि भाई एसआई में और आरएस प्री में, या फिर जो आरएस की जिसकी मतलब मेन जर्नी आरएस को लेकर है और साथ में एसआई भी कर रहा है, वो किस तरीके से मैनेज करें, उसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो आपकी आ चुकी है एक, तो एथिक्स पे और एक लॉ पे जो मेरी कॉपी थी वो। आज हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स ये रखता है ना, मतलब अच्छे 65 मार्क्स ये रखता है एथिक्स के बराबर। लेकिन जब हमने देखा पिछली बार की दोनों भर्तियों में इसका जो कंटेंट है वो बहुत आउट ऑफ सोर्स रहा है। हमने जहाँ से भी पढ़ा है, जैसे भी जिस तरह भी हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ से बहुत कम ही कंटेंट आया। और वो तो ठीक है, कंटेंट कम आया वो अलग बात है, पर नंबर भी इसमें कम ही आए। हालांकि मेरे ठीक नंबर है, वही एथिक्स के बराबर है, 26.5, 26.5 नंबर इसमें है आउट ऑफ 65, है ना। अब किस तरह लिखा है, क्या लिखा है, उसकी भी हम बात करते हैं। मेंस के प्रॉपर सब्जेक्ट पहले लाने का कारण यही है कि भाई यही वो सब्जेक्ट हैं जो आपकी कोर मेंस की एबिलिटीज़ को दिखाते हैं। आप जीके वाले या फिर जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं उनकी कॉपियों को इतना जो महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि वो फैक्चुअल होती है और वहाँ पर आपके पास जितना कंटेंट होगा आप उतना फैक्ट डाल सकते हो, नंबर ले लोगे। बट जो पॉइंट है वो सिर्फ ये कि मेंस की जो कॉपीज़ हैं, पहला। दूसरा है कि मेंस की जो कॉपियाँ हैं, या फिर जो आरएस का पूरा मेंस का जो 800 नंबर की जर्नी है, वो इतनी सब्जेक्टिव है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। अब जैसे एक किसी भी पेपर पे आप डिपेंड भी नहीं हो सकते। अभी 200 में से 68.75 मार्क्स हैं। हर पेपर में बहुत कम नंबर दिए, कुछ पेपर ऐसे निकले, जैसे ये मेरा लॉ का पेपर है, इसने अच्छे नंबर दिला दिए 11.25, तो बाकी की कवर हो गए। मतलब आप एक सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से अपने आप को जो है मजबूत नहीं करें तो ही बेहतर है। आपको सारे सब्जेक्टों को मजबूत रखना है, क्योंकि आप जो प्रेडिक्ट करके चलते हो कि मेरे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे उसके बहुत बड़े के आता ही क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपना टॉपिक। सिलेबस वगैरह है, आपको पता ही होगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, मतलब ये पूरा सिलेबस है अपना। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशनल, इसको काफ़ी चेंज कर दिया है, आपको पता ही होगा इस बार तो, है ना। जो पॉलिटी का पोर्शन था राजस्थान की का, वो यहाँ से हटा के उसी में सब मर्ज कर दिया है। हमें पता होना चाहिए कि पैटर्न भी चेंज हुआ है। पार्ट ए है, हालांकि 2 नंबर के क्वेश्चन अब हटा दिए गए हैं, तो डायरेक्ट अब सिर्फ 5 नंबर और आपका 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हीं पर बात होगी। ठीक है, हम लिख के आए हैं तो हम बात करते हैं। देखो भाई, ये मेरे को उस समय भी याद नहीं आए कि भाई अजमेर में राजस्थान के किन्हीं 2 निदेशालयों या फिर जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके नाम लिखो। मैंने लिख के आया था, पर दोनों में हमारा गलत था, उसने उन्होंने 0 नंबर दिए। हालांकि रेवेन्यू बोर्ड का था, बट ठीक है, वो नहीं है तो नहीं है, क्या बहस करी जाए इस बारे में। उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सब नेशनल गवर्नमेंट, मतलब ये जो पांचों मेरे क्वेश्चन हैं इनको देख के मुझे अब अच्छा लगता है कि बढ़िया रहा 2 नंबर का हटा दिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नंबर नहीं दिए इनमें। उपराष्ट्रीय सरकार लिखा तो था वहीं पे सेम टाइम बना के कि भाई स्थानीय स्वशासन को उपराष्ट्रीय सरकार कहते हैं, जो शासकीय क्षेत्र में लघु सरकार के समान कार्य करती है। लघु सरकार या फिर मतलब ये मेरे को नहीं आ रहा था, 1-2 मिनट का समय लिया। वो भी कब, जब एक बार पूरा पेपर हो गया, फिर 10-12 मिनट जो बची ना आखिरी, उसमें फिर मैं लिख के आया, मुझको खाली छोड़ बस उधर चौकों से लिख दिया। अब ये जो खाली छोड़ने की बजाय कुछ लिखने से 0.5 मार्क्स आगे, इसने बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कॉरपोरेट गवर्नेंस का मुख्य कंसेप्ट क्या है, हमें पता है कि भाई जो सरकार, जो कंपनियां हैं वो जो समाज से कमा रही है उन्हीं के ऊपर लगाना। मुख्य सरोकार, मेन कंसर्न, नैतिकता, सहायता, सामाजिक उन्मुखता। समस्याएं भी हैं इसमें कुछ, सीमित दायरा, स्पष्टता की कमी और इच्छा शक्ति का अभाव। अब पता नहीं भाई किसका अभाव रहा, इन्होंने नंबर का अभाव कर दिया मतलब। अब मेन कंसर्न इसमें, अब ये कंसर्न पूछना चाह रहे थे या कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंसर्न अगर लिखें तो सरोकार हिंदी शब्द शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं है। पर ठीक है, जो भी था मैंने ये लिखा था और इसमें उन्होंने नंबर नहीं दिए कुल मिला के। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू अपलोड ऑन द वे पोर्टल ऑफ राज्यसभा लोकसभा सेक्रेटरीट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन पार्लियामेंट। अभी तो पेपर बनाने वाले साहब जो हैं वो भी 6 महीने बाद देखे तो शायद उनको भी इसका आंसर नहीं आए। राज्यसभा या लोकसभा सचिवालय के वेब पोर्टल पर संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के अंतिम स्वरूप को अपलोड करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इन्फोटेक सेंटर, मतलब आसपास आवाज़ें चल रही थी तो मैंने भी चिपका दिया, बट नंबर नहीं दी। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, मुख्य कार्य क्या है? तो बस आपको सीधा पॉइंटों में लिख सकते हो, मुख्य 2-3 काम लिख सकते हो।
मुख्य काम तो वही है कि जो राज्य में जितने भी जो राज्य के मेन चुनाव है वो सब ये करवाता है, बट फिर भी इसमें 2-3 आपको फंक्शंस लिखने थे। अनुच्छेद आई एंड वाई के अनुसार स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवाना, मतदाताओं की नामावली बनाना और इसे अद्यतन मतलब अप टू डेट रखना, दलों को चुनाव चिन्ह देना, स्पष्ट व स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया अपनाना, आचार संहिता लागू करना, निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना। और मैंने एक ऐड किया था नॉर्मल कि मधुकर गुप्ता साहब जो वर्तमान में चुनाव आयोग है, आयुक्त सॉरी, 1.25 मार्क्स इन्होंने इसमें दिए थे। अब क्वेश्चन तो क्या है, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य आप डिफाइन भी तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको 5-6 जो भी कार्य हैं उनके वो लिख देने हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से इसमें तो उन्होंने कुछ नंबर नहीं दिए, 2 नंबर वालों में कुछ नंबर नहीं है। इसमें 1.25, उसके बाद में इसमें 25 तो मतलब हो गया 1.5, और एक माइनर आधा मतलब 2, इसके बस 2 नंबर, 10 में से 2 नंबर हैं 2 वालों में ना। 5 वालों पे चलते हैं, इसमें थोड़ा ठीक बनता है। परिवर्तन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सवाल भी थोड़ा लंबा है, उसमें भी सवाल में सवाल थे। पहला तो था कि परिवर्तन प्रबंधन, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट की जो प्रमुख फीचर्स हैं उनकी विवेचना करनी है। अब इतना ये यूपीएससी में जो है वो ज़्यादा काम करता है, ये जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो। आरपीएससी में ठीक इन्होंने बोला प्रमुख विशेषता, तो बस इसी पे हमें ध्यान रखना है और प्रमुख विशेषता बता देनी है। अब काफ़ी कुछ था पढ़ा हुआ कंटेंट, तो अपने पास 10 नंबर तक का भी था। पहले वाले सवालों में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं, अच्छा पता था कि भाई इनमें नंबर आएंगे नहीं, तो फिर अपने पास क्या है, जो क्वेश्चन अपने को ढंग से आ रहा है उसको तो बढ़िया पूरी तरीके से लपेटें, तो बस उसको भर भर के लिखा फिर, और नहीं लिखे लेकिन मतलब कुछ गया नहीं, 1.5 नंबर ही दिए, बट ठीक है। प्रमुख विशेषताएं आपको पता होना चाहिए कि चेंज मैनेजमेंट क्या है, उसको किस तरीके से अपनाया जाता है, क्या प्रोसेस होती है, क्यों काम करता है, यही सारी विशेषताएं, तो वो मैंने इसके अंदर सारी लिखी थी, है ना भाई। अब मुझे लगता नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ बस कुछ उदाहरण मैंने दिए थे, जैसे राजकाज, ई-केवाईसी, ये एक अच्छी प्रक्रिया है, इसके अंदर उदाहरण है। बाकी प्रक्रिया मैंने फ्रीजिंग, रिफ्रीजिंग, फीडबैक देना आदि, ये सारी बातें मतलब जब आप पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, ये थोड़ा सवाल अलग था। एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, वैधता की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए कि भाई कंसेप्ट क्या है आपका लेजिटिमेसी का। एक ये नया था, 21 के टाइम सिलेबस में जोड़ा था, 21 बाद में जितना मुझे याद आ रहा है शायद। और फिर कंटेंट भी इसका लिमिटेड ही है, बट जो भी था उसमें से क्वेश्चन आ गया। वैधता में पता भी है कि किसी भी सत्ता की वह शक्ति या अधिकार जिस पर शासित को शासन की योग्यता का आधार मिलता है। मतलब वर्ड्स थोड़े हैवी है, बट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि जो वर्ड्स आपको लगते हैं लिखो, हैवी है तो भी लिखो और डायरेक्ट लिखो, क्योंकि जो चेक कर रहा है वो अच्छा अनुभवी आदमी है और वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। ये मतलब अधिकारों की सत्ता है, शासन को औपचारिक बनाती है। संविधान, कानून और अन्य वैधानिक तत्वों से प्रेरित हो सकती है। सत्ता व शक्ति में मूलभूत अंतर है, वैधता का ही है। फिर एक उदाहरण था, यह एनसीईआरटी में भी मिलेगा, एक फॉर्मूला दिया हुआ है। शक्ति और वैधता ही सत्ता है। वैधता जनता को सदैव इस बात पर विश्वास करती है कि शासक वर्ग अधिकार प्राप्त है। कई बार वैधता का संकट भी उत्पन्न हो सकता है, जो सत्ता को समाप्त या परिवर्तित भी कर सकता है। मतलब ये अवधारणा क्या है, उसके बारे में जितना भी कंटेंट था वो सारा डालना था इसमें, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करना था। इसमें उन्होंने 2 नंबर दिए। What are 7 deadly sins propounded by महात्मा गांधी एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट? देखो कई बार क्या होता है कि आपको शुरू में ही लग जाता है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। 2021 में यही सेम सवाल आता है पबेडी एथिक्स में 10 नंबर का। सेम यही सवाल आता है जो 2023 में हम देख रहे हैं 5 नंबर का। अब ये सेम वही सवाल फिर से 2024 के मेंस में भी, जितना मुझे याद है, 10 नंबर का आया था। मतलब सेम यही सवाल गांधी जी के द्वारा जो 7 सिंस बताए गए हैं उनके बारे में बार बार पूछा जाता है ना। तो मुझे पता था पूछा जाएगा। पिछली बार मैंने बिगाड़ दिया था क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था, मुझे सिर्फ 2 ही सिंस जो है, 2 ही उन्होंने जो पाप बताए थे, बुराइयाँ बताई थी, वो याद थी। बट इस बार मुझे याद आया तो मैंने पूरे इसमें लिखे। तो इसमें हमने किस तरह प्रेजेंट किया कि इस साइड तो हमने बता दिया कि गांधी जी के अनुसार कौन से पाप होते हैं, और इधर हमने बता दिया कि इनका ध्यान क्यों रखना चाहिए या फिर इनका क्या महत्व है। तो काम के बिना धन, चरित्र के बिना ज्ञान, पूजा के बिना त्याग के बिना पूजा, नैतिकता के बिना व्यापार, सिद्धांत विहीन राजनीति, विवेक बिना बुद्धि, ये सभी सिद्धांत वर्तमान प्रशासन व राजनीति में अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है ये? तो वही भ्रष्टाचार है, संगत बुराइयों को रोकना, बेनामी संपत्ति का हल, विवेकाधीन शक्तियों का संगत प्रयोग, लोक संग्रह, जन कल्याण, निष्काम कर्म, योग की वकालत, आर्थिक व्यवहार में नैतिकता, राजनीति को स्वधर्म कल्याण आधारित मानना, भेदभाव को समाप्त करना। मतलब इस तरीके से हमने सारी बातें इसमें करी है। इन्होंने इसमें 2.5 नंबर
जी, ज़रूरी नहीं है कि बीच में पार्शियली जो सेपरेशन है वो सिर्फ़ अंतर बताने में किया जाए, नहीं, आप जहाँ पर भी आपको अपने क्वेश्चन में 2 पॉइंट लगते हो जिसका आंसर आपको करना है, तो आप उसमें डाल सकते हो। हाँ, इसका पोर्शन कम कर सकते हो। अगर मैं इसे यहाँ पर आधे में लिखता तो कोई सेंस था नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का कंटेंट कम कर लेता। तो इससे बेहतर है कि जहाँ से जितना मुझे लगता है, जितनी नीड है, वो मैंने इसमें की। इसका एक तरीका ये भी है कि आप जब भी पार्शियली डिवाइड करो ना अपनी कॉपीज़ को, तो पहले डिवाइडेशन लाइन मत लगाया करो, है ना? मतलब मान लो ये सवाल आपको लिखना था, काम के बिना धन। अब आपको लगा कि भाई ये यहाँ, तो फिर यहाँ से डिवाइड करो, पहले पूरे लिख लो फिर डिवाइड लगाओ, है ना? चलें आगे। उसके बाद में डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी विच मेक्स हिम हेड ऑफ द गवर्नमेंट। भारत के संविधान में वर्णित मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन कीजिए और उस प्रमुख कर्तव्य को रेखांकित कीजिए जो उसे शासन का मुखिया बनाता है। सेम वही है कि कर्तव्य बताने हैं, मेन उसका कर्तव्य क्या है वो उसमें बताने हैं। तो वह राज्यपाल को शासन में विदाई, मतलब जो 3 इंपॉर्टेंट दिए गए थे वो तो हमने बता ही दिए आर्टिकल 67 या जो भी उसके अनुसार। और बाकी अदर कर्तव्य क्या है उसके, तो जनसंपर्क, जनसंचार, प्रशासन पर नियंत्रण, विधायी का सत्र बुलाना, सत्र का अवसान वगैरह, कार्यकारी रूप में राज्य का प्रतिनिधि। मतलब एक एक जो उसके पॉइंट है ना, अलग अलग पावर जो हम पढ़ते हैं ना, विधायी, उसके अलावा कार्यकारी, उसके अलावा प्रशासनिक, उसके अलावा जनसेवक, जनसंपर्क अधिकारी, लोक प्रशासन का मुखिया या मुखिया का मुखिया, ऐसे करके। तो वो अलग अलग डायमेंशन इसमें लिख दी और इसमें उन्होंने दिए 2 नंबर। ठीक है, सीधा लिखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो भी है थोड़ा बहुत काट जाट करी है, बाकी ऐसा जिसमें अलग कुछ लिखा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नीति आयोग वगैरह, क्षेत्रीय परिषदें, विभागीय आवंटन, बर्खास्तगी, नियुक्ति, ये सभी करने का काम करते हैं। एवेल्युएट द प्रोविजंस मेड इन आर्टिकल 315 टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में जो भी प्रावधान है मूल्यांकन करना है। मतलब आपको ये नहीं बताना कि भाई इसमें क्या क्या है, कि भाई इसमें 315 में क्या प्रावधान है। हाँ, आप डायरेक्ट शॉर्ट्स में बता सकते हो कि ये प्रावधान है, फिर इनको इवेल्युएट करना है कि भाई ये किस बात पर सही है, किस बात में थोड़ा सा इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो भारतीय संविधान केंद्र स्तर पर जो हमें पता है क्या, संघ लोक सेवा आयोग की, और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है। साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों का गठन भी संभव है, जिसकी विधि, सेवा की शर्तें और नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सेवा शर्तें व वेतन में कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं की जा सकती। त्याग पत्र स्वयं दे सकता है, अन्यथा कदाचार व पद दुरुपयोग के आधार पर लिया भी जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के आधार पर उसको हटाया जाएगा। इस दौरान राज्यपाल को निलंबन भी कर सकता है। मतलब ये मैंने सारे इसके प्रोविजन लिखे हैं, हालांकि इस पर भी जोर देना चाहिए था मूल्यांकन के तौर पर भी कि भाई इसका किस तरीके से यूज़ होता है और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, है ना। इसमें उन्होंने 2 नंबर दिए, मतलब 3 नंबर हो सकता है, उस वे की वजह से भी काटे गए हो, क्योंकि यहाँ पर शब्द दिया गया था मूल्यांकन का, तो हमें ध्यान रखना है इवेल्युएट करने पर। तो ये मेरे हिसाब से हैं 5 नंबर के। 5 नंबर वालों में ठीक नंबर है, इसमें 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें 2.5 नंबर है, ये हो गए 6.5, इसमें है 2 नंबर 8.5, और इसमें है 1.5 नंबर। मतलब 10 नंबर दिए हैं 25 में से। ठीक है, अब है 10 नंबर के बड़े सवाल। 10 नंबर के सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। ये ग्रेक्यूनास वाला 2021 में भी आया था शायद, या फिर इनके अलावा किसी और का आया था। ये एक सवाल, ये सेम एनसीईआरटी है 11th-12th की, उसमें से छपा था। पिछली बार भी उसमें से आया था, इस बार भी उसमें से ही आया है। ग्रेक्यूनास हमें पता है, नियंत्रण का क्षेत्र, कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल इन्होंने दिया, वो क्या होता है, कितने क्या है, वो सवाल में इन्होंने पूछा। डिस्क्राइब द फॉर्मूला ऑफ ग्रेक्यूनास प्रोफाउंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड गिव मैथमेटिकल सॉल्यूशन ऑफ अ सिचुएशन विच व्हेन नंबर ऑफ रिलेशंस इज 5। नियंत्रण के क्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित ग्रेक्यूनास के फॉर्मूले का वर्णन कीजिए। तो पहला सवाल तो आपका ये है। दूसरा, यदि संबंधों की संख्या 5 हो तो गणितीय हल क्या होगा, ये दूसरा सवाल है। अब इसमें क्या है, इसमें हम 50-50 या 60-40 का रेशियो रखेंगे कि भाई 50% तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फार्मूला है क्या, कैसे क्या होता है, और हमें क्या दिया है, फिर संख्या भी दी है। ये मैंने खूब कोशिश करी थी फॉर्मूले याद करने की या फिर उनको निकालने की, बट कभी आया नहीं। वहाँ पर भी आते फिर मैं कहीं तो होगा नहीं, बट फिर मैंने ज़्यादा जोर दिया पहले वाले पोर्शन पे कि इस पर तो कुछ लिखते हैं ताकि नंबर तो दें। परिचय दे दिया, नियंत्रण का क्षेत्र है क्या, कि भाई उदाहरण है जो संगठन में एक उच्चस्थ की उस क्षमता को परिचालक है जो अधिकतम कितने अधीनस्थों को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकता है। इन्होंने राइट लगाया कि भाई ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया ना,
इंट्रो देना है अपने को क्वेश्चन के आंसर में 10 नंबर में। इंट्रो भी हो गया प्लस ये डेफिनेशन भी अपन ने दे दी, तो डेफिनेशन भी दे दी, इंट्रो भी दे दिया, तो दोनों में क्या रहा, नंबर अपने को मिल जाएंगे आराम से इसके। इस संबंध में व्यापक और वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी, ग्रेकुनाज ने। जिसे इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी भी संगठन में मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध बनते हैं, प्रत्यक्ष, आड़े-तिरछे और अप्रत्यक्ष। तीनों बताए कि भाई हाँ ये ठीक है, मतलब फॉर्मूले का वर्णन अपन कर रहे हैं। ग्रिगनाज के अनुसार संगठन में कर्मचारियों को उच्च स्तर के मध्य, जिससे जैसे उनकी संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे उनके संबंधों में भी वृद्धि होती है, अर्थात अधीनस्थ व उच्च स्तर के मध्य अंक गणितीय संबंध होते हैं। मतलब यहाँ तक और ज्यामितीय रूप से संबंध नहीं है। उन्होंने 3 फॉर्मूले प्रतिपादित किए, मेरे को तीनों ही नहीं आए, बट फिर भी उन्होंने नंबर अच्छे दिए, मतलब ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, फिर भी 3.5 नंबर इसमें दे दिए। वो भी किसके, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार हमने ढंग से समझा कि साहब इसके हैं 5 नंबर तो, और 5 नंबर ही इसके हैं। तो चलो मान लो ये तो मेरे कटेगा पूरा ही, बट मैं इसको तो अच्छा लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने मेरे को जितना आया उसमें मैंने लिखा, तो 5 में से उन्होंने 3.5 नंबर इसमें दे दिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द फॉर्म्स एंड मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल इन इंडिया। भारत में न्यायिक नियंत्रण के रूप में तथा प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा हैवी है, समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश में क्रिटिकली एनालाइज द फॉर्म्स एंड मेथड्स ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। कुल मिला के हम जो कंट्रोल्स की बात करते हैं 3 तरीके के हैं, एक तो प्रशासनिक, एक आपका जो सरकार करती है ना वो, और तीसरा कोर्ट का या फिर जुडिशियल। इसके रूप और प्रणालियों का विश्लेषण करना है कि किस तरीके से चल रही है, सही है या गलत है। तो बस सेम यही बात है। सबसे पहले तो अपने को इंट्रो देना है, इंट्रो भी इसी तरीके का देना है जिसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस बता सकें कि जुडिशियल कंट्रोल क्यों आवश्यक है। नागरिकों को न्याय दिलाने और प्रशासकों को अधिकारों में बांध कर रखने हेतु न्यायिक नियंत्रण कारगर प्रक्रिया रही है। न्यायिक नियंत्रण की सक्रियता की स्थितियां कब है कि भाई किस स्तर पर न्यायिक नियंत्रण शुरू होता है, तो हमें पता है कि पद का कोई दुरुपयोग कर रहा हो, उसके अलावा व्याख्या में त्रुटि हो किसी के अधिकारों में, या फिर अधिकार से बाहर जाके कोई गतिविधि करे आदि। अब इसके क्वेश्चन क्या था, रूप और प्रणालियों का, तो हम रूप की बात कर लेते हैं। रूप और प्रणाली लगभग सेम ही बात हो गई, बट अलग भी लिख सकते हैं। विभिन्न रूप कौन कौन से, साधारण तौर पर हमें पता है कि कार्यपालिका किन किन आधारों पर प्रशासकों के विरुद्ध या फिर अन्य जो क्वेश्चन था, हाँ, तो इनके विरुद्ध जो है उनको रोक सकती है। ये सारी बातें हमने इसमें लिखी। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ठीक रखा कि भाई जिसने पॉइंट पूछा ना उस पॉइंट पे टारगेट किया। पहला पॉइंट था नियंत्रण का रूप और दूसरा प्रणाली, और तीसरा आलोचनात्मक विश्लेषण। विशिष्ट उपाय जिनके आधार पर ये सब होता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरोध, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, न्याय की सक्रियता, जनित याचिका, उदाहरण जो भी उस समय याद है वो, ये 2 पार्टीशन इसके कर दिए। उपयुक्त रूप और प्रणालियों में कुछ समस्याएं भी है ना, है ना। सवाल क्या था, रूप और प्रणालियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, मतलब ये तो हमने बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया, उदाहरण भी दे दिया कि भाई हाँ ये इस तरीके से हैं, और फिर हमने इसका आलोचनात्मक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही बताना है। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये पोस्टमार्टम विधि के रूप में काम करती है, मतलब सब कुछ हो गया उसके बाद में आप जुडिशली कुछ भी है उस पर कार्रवाई करो, तब तक वो चीज़ें वापस उल्टी तो नहीं हो सकती ना, वो जैसे हो गया वैसा हो ही गया। उसके बाद में जैसे प्रतिषेध रीट, कार्यवाही समाप्ति पर कार्यपालिका की जवाबदेहिता का अभाव, उसके अलावा न्यायपालिका पर कार्य बोझ अत्यधिक लगता है। तो इसमें एक फैक्ट था न्यूज़पेपर से था कि लगभग 60 करोड़ ऐसे फैसले हैं जो अभी भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में पेंडिंग है ना, मतलब वो न्यूज़पेपर से ही लिए थे वैलिडेशन वाले उदाहरण, तो वो यहाँ पर यूज़ करा है कि हाँ भाई न्यायपालिका पर वैसे बहुत ज़्यादा दबाव पहले से ही है। बाकी न्यायाधीशों के इस क्षेत्र की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है। कभी कभी ये नियंत्रण प्रशासन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। लोगों में जागरूकता का अभाव है। उसके अलावा न्यायिक प्रक्रियाओं का समावेशन व तीव्रता का भी अभाव रहता है। उपाय भी लिख दिए 1-2 साथ में कि भाई लोक अदालतें शुरू करो। ये सुपेश एक मॉडल था, AI बेस्ड मॉडल जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे यूज़ करा। अतः न्यायिक नियंत्रण प्रशासन को सीमित कर प्रशासनिक कर्तव्य वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अच्छे नंबर दिए इन्होंने, इसमें 5 नंबर इसमें मिले है ना। आलोचनात्मक विश्लेषण मतलब क्रिटिकली, मतलब जो पॉजिटिव भी हैं जो नेगेटिव दोनों भी। अब इसमें नेगेटिव अपने को ज़्यादा बोला मैंने, और पॉजिटिव में बस ये लास्ट में 2 लाइन लिखी है कि भाई हाँ, तो इस तरीके से 5 नंबर इन्होंने दिए 10 में से, ठीक है। और ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर का लास्ट सवाल, लेकिन ये हर बार इंपॉर्टेंट है, हर बार इसका क्वेश्चन आता है। सामान्यज्ञ वर्सेस विशेषज्ञ। Discuss the main points of the conflicts between generalist and specialist. Also mention the recommendations given by first ARC in this regard. सामान्यज्ञों बना विशेषज्ञों के मध्य टकराव के मुख्य बिंदुओं की विवेचना करनी है। साथ ही इस क्रम में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का भी वर्णन करना है। सवाल कितने हैं? 2। कौन सा? टकराव के प्रमुख बिंदु, और दूसरा
सिफारिशें बस। अब इसको हम या तो इस तरह पूरे पेज को आधा आधा बांट के लिख दें, तो उससे क्या होगा, स्पेस कम बचेगा और हो सकता है कि कई पॉइंट्स अपने छूट जाए। इससे बेहतर है इसको पोर्शन में डिवाइड कर लें, आधे पेज पर तो पहला पॉइंट लिख दिया और आधे पे दूसरा। या हम ये भी कर सकते हैं कि इधर समस्याएं बता दे, उधर उसका समाधान भी बता दे, जो फर्स्ट ARC ने नहीं। अब इतना डेप्थ में तो मैंने भी नहीं पढ़ा था कि फर्स्ट ARC ने क्या बोला था, बट वही है ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो बस वही कि भाई क्या क्या सुझाव कोई दे सकता है, कल को हमें भी अगर किसी समिति में बिठाया जाता है तो हम भी कौन कौन सी सिफारिशें दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस वही ध्यान रखनी है। और मैंने भी बस उसी के हिसाब से लिखा। तो ब्रिटेन परंपरा की कई नकारात्मक प्रवृत्तियों का दंश जो है वर्तमान भारतीय प्रशासन आज भी झेल रहा है। इसमें से सामान्य विशेषज्ञ विवाद भी एक है। प्रश्न के अनुसार हम बात करते हैं टकराव के बिंदु कौन कौन से हैं, सामान्य और विशेषज्ञों के मध्य क्या ये बिंदु है। बिंदु मैंने कौन से दिए, तो परिभाषा लिखी क्या होते हैं, इनका क्षेत्र लिखा, इनका अधिकार लिखा, इनके दोनों के मध्य क्या संबंध है, इनके वेतनमान और सेवा शर्तों की क्या समस्याएं हैं, इनके स्थानांतरण के क्या बिंदु है, और नीति निर्माण में इनकी क्या भूमिका है वो लिखा। और फिर नीति निर्माण में भूमिका, दोनों के अलग अलग पॉइंट हैं। आप जो पढ़ोगे आपको सारे कवर मिल जाएंगे इसमें। सामान्य क्या होते हैं, विशेषज्ञ क्या होते हैं, इनका दायरा इनका ज़्यादा है, इनका कम है ना। ये व्यवहारिक, इनके पास पावर ज़्यादा है, इनके पास कम है। ये राजनीतिज्ञों के साथ संबंधित ज़्यादा करीबी होते हैं, ये कम होते हैं। इनके वेतन ज़्यादा होते हैं, इनका कम होता है। ये अलग अलग पदों पर जाते हैं, जबकि एक ही विभाग में है रहते हैं ये। इनकी मुख्य भूमिका होती है नीति निर्माण में, इनकी कम होती है। और बस सबको सेम बातें वही लिखी, मैंने भी अलग नहीं लिखा सेम नोट्स वाली, बट लिखा इस तरीके से कि भाई हाँ, जो एग्जामिनर इससे प्रभावित हुआ और उसने इसमें 6 नंबर दिए। मतलब गिरती हुई कट ऑफ के अंदर 6 नंबर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। पिछली बार हमने एथिक्स का एक पेपर देखा था, उसमें 5.5 थे। अभी पहले वाले क्वेश्चन में 5 थे, एक में 3.5, इसमें 6 नंबर। अब प्रशासनिक सुधार आयोग की क्या क्या सिफारिशें हो सकती है, मैं चाहता तो वही लिख देता शुरुआत में कि हाँ भाई इनको वेतन सही दो, रही है वो थोड़ा और इसमें दिमाग लगाया, क्योंकि पता तो पहले ही था कि जब इसने क्वेश्चन ही यहाँ लगा दिया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन जो है उसके सुझाव बताने हैं। तो जब अपन अगर लगा ही रहे हैं, ढंग से लगाएं फिर, तो फिर इसमें संगठनात्मक, व्यवहारिक और व्यक्तिगत, मतलब अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर दिए। संगठनात्मक, संगठन के स्तर पर क्या सुधार दिए होंगे उसने, तो भाई कि भाई 2 समान वेतनमान और सेवा शर्त दो उनको। प्रथम के मतलब सेवा, मतलब ऐसी क्या बनाओ, सेवाओं का निर्माण करो। प्रथम जो केवल विशेषज्ञों के लिए हो, दूसरी केवल सामान्य के लिए हो। सचिवालय निदेशालय जो उनको एकीकृत करो, नई सेवाओं का सर्जन करो। कैसे, कृषि और वन। स्पेस कम था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए छोट छोट यहाँ पे लिखा कोने में, बट थोड़ा साफ लिखा कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। ठीक है। व्यावहारिक तौर पर कि भाई दोनों को समान स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए, समान वेतनमान हो, सेवा शर्तों में बढ़ोतरी हो, सरकार प्रत्यक्ष प्रयास करें इसके लिए। और व्यक्तिगत तौर पर, मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति को, तो सामान्यों को भी स्वयं स्तर पर बदलाव करना चाहिए। विशेषज्ञों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। निर्णय में भागीदारी हो, व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाए। व्यक्तिगत क्षितिज, मतलब इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल का विकास करें। उसके अलावा उसको उन्मुख बनाना, मतलब थोड़े हैवी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करें। तो ये सवाल था और इसमें इसने दिए 6 नंबर, है ना। मतलब ये वाला हमने लिखा है, इसको थोड़ा प्रेजेंट अच्छे से किया था, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ अलग मैंने किया नहीं। बस 2 पोर्शन थे क्वेश्चन के, एक तो ये पोर्शन और दूसरा ये। और सीधा सीधा दिख रहा है कि दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों 5-5 नंबर के हिसाब से 50-50 मार्क्स के वेटेज के होंगे। तो उसको हमने उसी तरीके से अच्छा वेटेज दिया और थोड़ा ध्यान से थोड़े अच्छे वर्ड चूज़ करके इसको लिखा। तो उसमें उन्होंने कितने नंबर दिए, 6 नंबर। तो ये हुई पबैड की कॉपी। शुरू में मैंने क्या बताया आपको कि जो शुरू के देखो 10 नंबर, मतलब जो शुरू के 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे उसमें 10 में से सिर्फ 2 नंबर दिए। दूसरे वाले 25 नंबर के जो क्वेश्चंस थे, 25 नंबर में से सिर्फ 10 नंबर दिए। तीसरे में जो 30 नंबर का पोर्शन था उसमें अच्छे नंबर है 14। तो कुल मिला के अपने हो गए वही 26.5 मार्क्स, है ना। पॉलिटी में तो बहुत कम ही नंबर है, 17.75 ही है, देख लो। वो पॉलिटी 75 की है। हाँ 75 है, 26.5 दिए। तो इस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। हालांकि 24 वाला पेपर इससे भी ज़्यादा हैवी आया था, क्योंकि वहाँ पे 2-3 सवाल ऐसे थे जो पढ़े भी नहीं, और मतलब उसको अगर आप कितना अच्छा लिख लो, वो कंटेंट आउट ऑफ सोर्स ही था, बट फिर भी लिखा और रैंक तो इस बार भी लिखी है। तो ये मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कॉपी थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अभी नेक्स्ट अपन जो है किसी और वीडियो में और टॉपिक के साथ में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाकी मैं और कोई वीडियो डालता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।